वेलकम टू एस अकेडमी। माय नेम इज सी एस पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो जब रिलीज करी थी तो आपको बताया था कि हम एक पूरी सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम हर एक चैप्टर के क्लास 12 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यू हो, 3 मार्क्स वाले हो, 4 मार्क्स वाले हो या 6 मार्क्स वाले हो, वो सब कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जिनसे बोर्ड्स वाले मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बोर्ड्स में आने की। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करके जानी है नो मैटर व्हाट, ठीक है। बाकी आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विद एमसीक्यूज। सो पैटर्न सेम रहेगा जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया। आपके सामने क्वेश्चन लिखा रहेगा, मैं थोड़ा साइड रहूंगी, आप पॉज करेंगे वीडियो को, आप क्वेश्चन रीड करेंगे, आपको जो मतलब आंसर लगता है इसका सही करेक्ट आप अपने दिमाग में सोच लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। उसके बाद मैं आपको पूरे क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगी और जो राइट आंसर होगा वो आपको बताऊंगी। तो आपको चेक करना है कि आपने जो आंसर मार्क किया था वो सही है कि नहीं है। एक ही गो में बोला मैंने ये पूरा चलिए ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरल डिसीजन। ये बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इतने सारे हमने पढ़ लिए, फ्योल भाई साहब के, टेलर भाई साहब के, वो सारे पढ़ने के बावजूद भी हमें मैनेजरल प्रॉब्लम्स का, मैनेजरल डिसीजन लेने का एक स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन नहीं मिलता, स्ट्रेट अवे जैकेट नहीं है। ये ऐसा पढ़ा था ना कुछ हमने, राइट? तो क्यों नहीं है वो पूछना चाह रहे हैं आपसे। क्यों हम जो ये प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं वो हमें मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देते। इसमें पहला है बिकॉज दे प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस टू द मैनेजर्स। सुना सुना लग रहा है? बिकॉज दे आर इवॉल्व्ड और डेवलप्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर, बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एथिकल इन नेचर, ऑल ऑफ द अबव। भाई देखो, जिस इंसान के पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी और जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ना पूरा चैप्टर, उसको लगेगा अरे यार सारे पॉइंट्स तो बढ़िया लग रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। बट ऐसा नहीं है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं है। रीजन बीइंग, यहां आपसे रीजन पूछा जा रहा है कि मैनेजरल डिसीजन क्यों हम स्ट्रेट अवे प्रिंसिपल से पिक नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारी जनरल गाइडलाइंस हैं। जब मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया था वन शॉट में, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो देख लेना एक बार, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो भी प्रिंसिपल्स हैं ये सारी की सारी क्या है, जनरल गाइडलाइंस हैं। ये आपको स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती, बस आपको गाइड करते हैं कि भैया ऐसी सिचुएशन होगी तो तुम ऐसा करने का सोच सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ए। बी सी डी गलत आंसर्स हैं, ठीक है। बताओ किस किस का सही था इसमें आंसर। इसी बात पे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी कि पॉज कर लो और पढ़ लो, ये कर लो, वो तुम अपने पेस पे कर लेना। मैं बस ये करूंगी, जैसे ही स्लाइड चेंज करूंगी थोड़ा सा साइड हो जाऊंगी सो दैट मैं बीच में बैरियर ना बनूं तुम्हारे और क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। द अबव स्टेटमेंट हाइलाइट्स दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। आपको बताना है कि ये वाला जो सेंटेंस है उसमें कौन से वाले प्रिंसिपल के बारे में बात की हुई है। ये बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमेशा हम ना जो कंडीशन उस टाइम पे होती है, जो सिचुएशन उस टाइम पे होती है ना, उसको ध्यान में रखते हुए फॉलो करते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी फॉलो कर दें, जो सिचुएशन है उसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल लगाएंगे। ये कौन से वाला वो है? फ्लेक्सिबल नो, बिहेवियरल नो, यूनिवर्सल नो, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट में यही होता है ना कि आप प्रिवेलिंग सिचुएशन देखते हैं ना, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं किसी भी चीज को, तो कंटिंजेंट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, अंकित अ मैनेजर इज वेरी केयरलेस विद हिज फेलो एम्प्लॉयज एंड सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे ये बताया गया है कि अंकित भाई साहब जो है वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस हैं अपने एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स को लेके। वो कभी भी उनको ना पैरामीटर्स नहीं देखते उनकी परफॉर्मेंस के लिए, मतलब स्टैंडर्ड सेट करके नहीं देते कि तुम्हें इतना बढ़िया परफॉर्म करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, कभी ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यहाँ पे अंकित जी ओवरलुक कर रहे हैं। इक्विटी, इक्विटी तो इज रिलेटेड टू सबके साथ सेम वे में बिहेव करना, राइट? तो ये तो नहीं है। ऑर्डर नहीं, वो तो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनिशिएटिव नहीं, किसी को बोलने का मौका, ऐसा तो कोई नहीं मेंशन किया। तो राइट आंसर क्या होगा? डिसिप्लिन। केयरलेस है, पैरामीटर्स नहीं देते, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करके चल रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, next question, identify the principle of management given by Fayol according to which the intent of his principle is to produce more and better work with the same effort. Same effort के साथ आप ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं?
जब आप काम एक्सपर्ट से करवाएं या एक ही इंसान से बार बार सेम नेचर का काम करवाएं ताकि वो प्रो हो जाए उसमें, ये किस में था, कौन से वाले प्रिंसिपल में था? क्या ये इक्विटी में था? नहीं। क्या ये स्केलर चेन में था? नहीं। क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में था? नहीं। ये था डिवीजन ऑफ वर्क में। वर्क को इस तरह से डिवाइड करिए ताकि एक काम आप एक इंसान को असाइन करिए जो कि उस काम में एक्सपर्ट है और बार बार उससे वो काम कराते रहिए ताकि वो उसमें और ज्यादा एक्सपर्ट प्रो हो जाए। ये हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क में, वही है क्वेश्चन। अब यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा होगा किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोगों को बताए थे जो जहां से क्वेश्चंस पिक किए जा सकते हैं, वहां मैंने तुम्हें बताया था कि फ्योल भाई साहब के केस स्टडी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज काइंड ऑफ अ केस स्टडी ओनली। आपको एक सिचुएशन दे दी और आपको फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल को उसमें इंसर्ट करना है। इस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। और साथ ही साथ टेलर भाई साहब की टेक्निक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In Delight Ice Creams Limited, decision-making authority is concentrated at the top level and no authority has been delegated among the subordinates. सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास है? टॉप लेवल के पास है। नीचे वालों को कोई भी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर रखी है, ठीक है। ऐसे में आप बताइए कौन सा वाला प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? पूरी की पूरी अथॉरिटी एक जगह एक्युमुलेटेड है, सेंट्रलाइज्ड है और कुछ भी डेलीगेशन नहीं है। क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल? नो। स्केलर चेन? नो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि अथॉरिटी लिखा हुआ है तो चलो शायद अथॉरिटी के बारे में ही बात कर रहे होंगे। नहीं, तुम्हें पूरा पढ़ना है। यहाँ पे डेलीगेशन भी लिखा है कि डेलीगेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। ये बोल रहे हैं सारी की सारी अथॉरिटी टॉप लेवल ने अपने पास में रखी हुई है, इनको कुछ नहीं दे रखा। तो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में जो वर्ड इस्तेमाल किया हो उसी से रिलेटेड आंसर आ जाए, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yidda Public School is a renowned school in Nagpur. The management recently appointed a new business studies teacher, श्वेता, जिन्होंने 11th-12th को पढ़ाने की ड्यूटी ली है और उनको सैलरी ऑफर की जा रही है 50,000 रुपए। लेकिन वो बोल रही हैं कि उन्हें ये 50,000 रुपए सही नहीं लग रहे क्योंकि बाकी के स्कूल में 70,000 रुपए मतलब टीचर्स को ऑफर किया जाता है। बेसिकली क्या, एक बंदी है जिसको बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए रखा गया है और उसको 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं, बट वो बोल रहे नहीं 50,000 रुपए कम पड़ेंगे। हर स्कूल में बिजनेस स्टडीज टीचर को 70,000 रुपए मिल रहे हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया है, बताइए। अच्छा, यहाँ पे ना एक जस्ट एंड इक्विटेबल लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना उससे, ठीक है। हमेशा सीबीएसई वाले ना बहुत ही बढ़िया गेम चलाते हैं। वो पता है क्या करते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे कि बच्चे को लगेगा अरे यार ये तो शायद ये आंसर होगा ना, इसका तो ये होना चाहिए, मिलता जुलता है। तो मैं पहले ही बता दूं, इक्विटी इसका आंसर नहीं है। इक्विटी के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ सैलरी पे फोकस किया जा रहा है। सैलरी वाला कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? स्पिरिट दे कॉप्स? नो। डिसिप्लिन? नो। रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन क्या होता है? अगर आप किसी के लिए काम करते हैं, बदले में जो आपको मिलता है उसको हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो पूरा सैलरी पे फोकस कर रहे हैं केस स्टडी पे। वो बोल रहे हैं 50,000 नहीं 70,000 चाहिए, तो सैलरी की बात करें तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है यहाँ पे। जिस भी बच्चे का ये आंसर करेक्ट होगा ना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, उसको मेरी तरफ से अभी से अप्रिसिएशन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल, अ सेल्समैन इन दिस पर्टिकुलर कंपनी डिड एन अग्रेसिव रिसर्च ऑन द न्यू कॉस्ट सेविंग टेक्निक ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सजेस्टेड द सेम टू मिस्टर अमित, हिज सेल्स मैनेजर। एक इंसान है, ठीक है, जिसने घर पे बैठ के बहुत ही तसल्ली से R&D किया है और अब आके वो अपने बॉस को बता रहा है कि सर देखो ऐसे ऐसे हम अपनी कॉस्ट क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बट भाई साहब ये जो बॉस हैं ये इतने सड़ियल हैं, ही इज लाइक अरे चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम अगली बार कोई सजेशन मेरे पास लेके मत आ जाना, ठीक है। मतलब तुम एक अच्छा काम करके जा रहे हो उनके सामने और वो तुम्हें चुप करा रहे हैं कि मेरे सामने ये फालतू की सजेशन लाने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा, तेरी सरदर्दी नहीं है ये। यहाँ आप क्या कर रहे हो, एक इंसान जो सजेशंस लेके आ रहा था, जो इनिशिएट कर रहा था कुछ, आपने उसको मना कर दिया वो करने के लिए। कौन से वाले प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन हो रही है? इक्विटी, डिसिप्लिन, ऑर्डर, इनिशिएटिव। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर विल बी इनिशिएटिव। यहाँ आपको मतलब यहाँ आप सामने वाला इंसान जो इनिशिएटिव ले रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो कौन से प्रिंसिपल का डिस्कशन हो रहा है? इनिशिएटिव का।
Rahul started his business of manufacturing snacks. Being the sole proprietor of the business, all the decisions are taken by him. At the time when his business expanded, he continued with the old practice of controlling all by himself. इस लाइन पे थोड़ा सा फोकस डालिएगा. एक कंपनी है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है जो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? रोहित द्वारा. राहुल पढ़ दिया था मैंने. रोहित द्वारा स्टार्ट की गई है और रोहित भाई साहब सब काम खुद से करने के बारे में सोचते हैं, सब काम खुद से कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं, किसी और को कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं देते हैं. सब काम खुद से कंट्रोल करना क्या होगा? कौन से वाले प्रैक्टिस, मतलब जिसकी वजह से सारे डिसीजन क्या हो जाते हैं? डिले हो जाते हैं. किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? हर एक अथॉरिटी, हर एक डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखी हुई है, सेंट्रल बॉडी के हाथ में. किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? अगेन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात हो रही है. अंडरस्टूड? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. व्हाई स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन? क्यों हम बोलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग जॉब छोड़ के नहीं जाने चाहिए? क्यों हम बोलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग जॉब करते रहने चाहिए लंबे समय तक? क्यों ना हो कि आया राम गया राम, आया राम गया राम, आए हैं चले गए 2 महीने में छोड़ के. ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? ऑप्शन पढ़ते, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं ना, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है. रीजन बीइंग बहुत ही मिलते जुलते ऑप्शंस है, तो आपको जब तक पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी ना, आप सही से आंसर नहीं कर पाओगे. फर्स्ट ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है इट रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी. ये एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को भी रिड्यूस करता है. एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कितनी फास्ट वे में इंसान आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में और छोड़ के जा रहा है, कमिंग और गोइंग. इसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर. ये रिड्यूस करेगा क्या एम्प्लॉय टर्नओवर? प्रोडक्टिविटी नो डाउट रिड्यूस करेगा, लेकिन एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस नहीं करेगा. इट इंक्रीजेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. नहीं, इंक्रीज कर रहा है एम्प्लॉय टर्नओवर लेकिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर रहा. तो आधा सही है आधा गलत है, सेम गोस मतलब फर्स्ट वाले की तरह. थर्ड ऑप्शन है इट रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. तो ये बोल रहे हैं कि भैया अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर लाएंगे, मैंने ना शायद थोड़ा सा उल्टा एक्सप्लेन कर दिया. मैं क्यों आनी चाहिए और उससे क्या इल इफेक्ट होते हैं वो एक्सप्लेन कर रही थी, बट एक्सप्लेनेशन सही था. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. अगर हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे एम्प्लॉयज ज़्यादा टाइम के लिए टिके रहेंगे. दैट मीन्स एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होगा? रिड्यूस होगा. और ज़्यादा टाइम के लिए टिके रहेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी. तो सी विल बी द करेक्ट आंसर. एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? आया राम गया राम. आया राम गया राम नहीं होगा अगर हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल होगा तो, और अगर वो नहीं होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा. मैंने उल्टे वाला एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिया था, बस उसका उल्टा कर देना है यहाँ पे. ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम. दिस प्रिंसिपल विल गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स. अरे भाई ये तो बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दे दिया. म्यूचुअल ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस टीम मेंबर्स के बीच में डालना क्या होता है? हम आई पे फोकस ना करके वी पे फोकस करेंगे. किस में पढ़ा था? स्पिरिट द कॉर्प्स में पढ़ा था. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and the subordinates. एक चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए कि भैया इसी चेन के थ्रू सारे कम्युनिकेट करेंगे, सारे ऑर्डर्स फ्लो करेंगे. ये कौन से वाले प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है? बिना वो करे स्केलर चेन के बारे में. स्केलर चेन में हम यही पढ़ते हैं ना कि एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है, इसी से ही पूरी जाएगी. प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस को बोलेगा, हेडमिस्ट्रेस उसको बोलेगी, फिर टीचर्स स्टूडेंट्स तक बोलेंगे, स्टूडेंट्स टीचर को बोलेंगे, फिर प्रिंसिपल के पास जाएगी, ऐसे फ्लो करेगी. तो ये स्केलर चेन के बारे में बात हो रही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Pioneer Limited is dealing in fruit juices and hair oils. To ensure unity of action and coordination, it has made 2 separate divisions for each product. Each division has its own in charge plans and execution resources. Thus, both the divisions are moving towards the same objective through focused efforts. Identify the principle of management followed here. ये बोलते हैं कि पायनियर जो है वो फ्रूट जूसेस और हेयर ऑयल्स का बिजनेस चलाती है, मतलब 2 बिजनेसेस हैं इनके. टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में यूनिटी ऑफ एक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन हो, उसके लिए 2 सेपरेट डिविजन्स बना रखी हैं. हर एक डिवीजन का अपना खुद का एक इंचार्ज है, खुद के प्लान्स है, खुद के एग्जीक्यूशंस हैं. अब इतना पढ़ के ही आपको अपना आंसर क्लिक कर जाएगा कि खुद के अपने इंचार्ज हैं, खुद का एक प्लान ऑफ एक्शन है और खुद के एफर्ट्स लगाते रहते हैं.
ये हमने कहाँ पढ़ा था कि खुद का एक इंचार्ज होना चाहिए, एक सिंगल प्लान होना चाहिए, सब लोग के एफर्ट्स उसी सिंगल प्लान के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। ये हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। तो सी यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं सच सच बताना कितने क्वेश्चन के सही आंसर मार्क करे हैं तुमने और कितने गलत हैं वो भी बताना। अच्छा, कोई कंफ्यूजन है यहाँ से पूरी क्लैरिटी लेके जाना, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि आई डू नॉट वांट कि पेपर में, फाइनल पेपर में तुम्हारे मार्क्स सही ना आए बिकॉज तुम यहाँ की कंफ्यूजन वहाँ पे कैरी कर रहे हो। ठीक है, चलिए। द फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ डैश एम्फसाइजेस ऑन काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर। किसके बारे में बात हो रही है? इक्विटी के बारे में हो रही है। इक्विटी में हम बोलते हैं ना जस्टिस देना, इक्वल बिहेव करना, सबके साथ समान रूप में वो रहना, बस वही तो लिखा हुआ था यहाँ पे। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं? सब दिमाग हिला डालते हैं। वर्कर्स इसमें क्या होता है? वर्कर्स टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टुवर्ड्स द वर्कर्स, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड वन अनदर, फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन, कस्टमर्स टुवर्ड्स द। देखिए, हमने जो टेलर भाई साहब के प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसमें हमने हमेशा बात करी थी किन दो लोगों के बारे में? वर्कर्स और मैनेजमेंट के बारे में। एक उल्टा एम, एक उल्टा W, ऐसे मान लीजिए, एक सीधा M, एक उल्टा M, एक सीधा W, एक उल्टा W, इन दोनों के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जो दोनों पे फोकस करता है? यहाँ पे सिर्फ वर्कर्स पे फोकस हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट पे फोकस हुआ है, यहाँ पे फोकस हो रहा है दोनों पे। तो मेंटल रेवोल्यूशन किससे बिलोंग करता है? इस पर्टिकुलर चीज से बिलोंग करता है। ये सेंटेंस एज इट इज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि एनसीईआरटी बुक को ज़रूर पढ़ के जाया करो, चाहे तुम 10 रेफरेंस बुक क्यों ना पढ़ लो। एनसीईआरटी को कभी स्किप मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं, मतलब स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं वहाँ से। तो ठीक है, चलिए इसी बात पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लेवर्स ऑफ साउथ इज अ फेमस चेन ऑफ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स की एक फेमस चेन है फ्लेवर्स ऑफ साउथ करके, और वो कॉपरेशन पे बिलीव करती है लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है, इट्स मैनेजमेंट एनकरेजेस द एम्प्लॉयज फॉर देयर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। मैनेजमेंट हमेशा एम्प्लॉयज को बोलती है कि भैया तुम्हारे पास कोई सजेशंस हैं, आके हमें बताओ। दे टेक देयर एम्प्लॉयज इनटू कॉन्फिडेंस फॉर ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस। वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले कॉन्फिडेंस में लेती है। यहाँ पे बताइए साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया है? देखिए, समटाइम्स पता है वो क्या करते हैं सीबीएसई वाले, यहाँ लिख देते हैं विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, और यहाँ पे फिर फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल दे देंगे। वो ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चा कितना ना समझ है, कि हमने लिख दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, मतलब टेलर भाई साहब के प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, उन्हीं को साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रिंसिपल बोलते हैं ना। और फिर भी फ्योल का ऑप्शन दे कि कई बच्चे उसको भी गलत मार्क कर देते हैं। इसलिए हमेशा पढ़ लेना, क्वेश्चन में फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल्स के बारे में बात हो रही है या फिर टेलर भाई साहब के प्रिंसिपल्स के बारे में बात हो रही है। और बात किसके बारे में हो रही है कि भैया हमेशा हम क्या करते हैं, अपने वर्कर्स और लेबर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, अपने बारे में नहीं सोचना, सबको साथ लेके चलना। सी विल बी द राइट आंसर। यस, सी पे दिया हुआ है वो। चलिए नेक्स्ट है, सोमेश वर्क्स एज अ फॉरमैन इन लक्ष्मी ऑटोमोटिव्स। मेरे को और स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे ही मेरे को समझ में आ गया किस चीज़ के बारे में बात होगी। बट फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगी, चाहे पहला लाइन पढ़ के ही क्यों ना आपको क्लिक कर जाए, एक बार फास्ट वे में रीड ज़रूर कर लेना कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, क्योंकि कई बार वो कन्फ्यूजन के लिए आपको दे देते हैं कि ऊपर कुछ और मेंशन कर देंगे और नीचे कुछ और। यहाँ से मुझे तो पता है आगे की स्टोरी, आप पढ़ लो आराम से, बट सही आंसर इसका क्या होगा? फंक्शनल फॉरमैनशिप। टेलर भाई साहब की टेक्निक के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे टीटी के बारे में बात हो रही है। और फॉरमैन इन्होंने इतनी बार लिखा हुआ है कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि फंक्शनल फॉरमैनशिप के बारे में बात करना चाह रहे हैं। एक इंसान है जो मशीन्स, मटेरियल्स, टूल्स वगैरह रेडी रखता है ऑपरेशन शुरू होने से पहले। इस इंसान का नाम क्या होता है? ये फंक्शनल फॉरमैनशिप में से एक इंसान है। फंक्शनल फॉरमैनशिप में हमने 8 इंसानों के बारे में पढ़ा था। एक इंसान ऐसा था जो ये वाला काम करता था, वो कौन सा वाला इंसान है? इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, नो। रूट क्लर्क, नो। रिपेयर बॉस, नो। राइट आंसर विल बी गैंग बॉस। गैंग बॉस का यही काम होता है कि वो क्या करे, ये सारी चीजें तैयार रखे सो दैट वर्कर्स आए और काम पे लग जाएं। चलिए, ये आए हैं मस्त वाले क्वेश्चन। इसमें 2 स्टेटमेंट्स होंगी, आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है। फैटिग स्टडी रेफर्स टू डिटर्मिनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग अ टास्क। फैटिग स्टडी क्या बताता है कि भैया काम करते हुए इंसान को कब कब रेस्ट की जरूरत पड़ती है। सही बोला हुआ है। 4 subordinates receive order from one manager. This situation highlights the unity of direction principle.
4 सबऑर्डिनेट्स को एक मैनेजर से क्या मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है। यहाँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताई गई है। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? आई डोंट थिंक सो। सो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये वाला स्टेटमेंट विल बी, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Even a small production activity like loading pigs of iron into the boxes can be scientifically planned and managed. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. मैं पीछे इसलिए हो गई थी ताकि आप पॉज करके पढ़ सकें। ये बोल रहे हैं कि छोटे से छोटे काम को करने का भी एक साइंटिफिक मेथड होता है, और टेलर भाई साहब हमेशा बेस्ट मेथड को फाइंड करके उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी डिराइव करने के बारे में बात करते थे। हर एक काम को करने का साइंटिफिक मेथड होता है। और उसके बाद ये लाइन आप अगर एनसीईआरटी भी चेक करेंगे, ये दोनों लाइन साथ में लिखी हुई हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन एक दूसरे से मैच करती हैं कि आप बेस्ट मेथड ढूंढिए और उससे अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करिए। सो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढिए जिसमें दोनों सेंटेंस भी करेक्ट हो और आर उसका सही एक्सप्लेनेशन हो। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहला ही ऑप्शन ऐसा है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर आप लोगों को चाहिए असर्शन रीजन की प्रैक्टिस मैं अलग से करवा दूं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा ताकि मैं उस पर इंडिविजुअल वीडियो बना दूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन कॉन्फिडेंस is known as responsibility. Okay, the objective of method study is to determine the best way to perform the job. ये क्वेश्चन है। पहले बोल रहे हैं कि किसी को ऑर्डर देना, किसी को ऑर्डर देने का राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाया जाता है, और दूसरे में ये बोल रहे हैं कि मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव है वन बेस्ट वे ढूंढना परफॉर्म करने के लिए जॉब। ये तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन ये तो मुझे गलत लग रहा है यार। किसी को मतलब वो राइट जिसके चलते हुए हम दूसरों को ऑर्डर्स देते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? नहीं, ये अथॉरिटी होता है। किसी को ऑर्डर देने का राइट इज नोन एज अथॉरिटी। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट है। कौन सा वाला ऑप्शन फिट होएगा, बी वाला। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसी बात में चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है काफी बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे नेचर के क्वेश्चंस भी आते हैं कि पूरा पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसके बाद 4-5 क्वेश्चन एक साथ दिए जाएंगे जो कि आपको इसी पैराग्राफ के बेसिस पे आंसर कर रहे होंगे। इसके लिए मैं आपको पूरा समय देती हूँ। मैं पीछे हो रही हूँ, आप पॉज कर लीजिए अभी, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस दिखाऊंगी आपको और आपको बताना होगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा आंसर सही है, ठीक है। देखिए, ऐसे पैराग्राफ्स में आपको हर एक लाइन बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ती है। रीजन बीइंग, हर लाइन से क्वेश्चन पिक किए जा सकते हैं, ठीक है, और हर लाइन से अलग क्वेश्चन का अलग आंसर होगा, राइट। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, ये बोलते हैं मार्शल करके एक इंसान है जो कि लॉ हाउस में, लॉ फर्म में पैरालीगल काम करता है। वो जो लॉयर से थोड़े नीचे वाले होते हैं ना, जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। ये अपने काम में बहुत बढ़िया और रिसर्च बहुत बढ़िया तरीके से करता है। उसने क्लाइंट्स को डेटा प्रेजेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए नया मेथड ढूंढ के लाया और उसने अपने एसोसिएट को बताया। लेकिन इनके एसोसिएट भाई साहब थे बढ़िया किस्म के इंसान, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इसके सजेशन की टूवर्ड्स, ठीक है। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इसके सजेशन की टूवर्ड्स। ये R&D करके आया था, इसने अपना प्रेजेंट किया इन्फॉर्मेशन, लेकिन सामने वाले ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है, ध्यान में रखना इस लाइन को। उसके बाद इसने भी क्या किया, ये भी बड़े महान इंसान थे, इन्होंने बोला छोड़ो, मैं अब क्या करता हूँ, डायरेक्टली बड़े लोगों के पास जाता हूँ। छोड़ो मेरे सीनियर को, मैं अब डायरेक्टली बड़े लोगों के पास जाता हूँ, बिना अपने सीनियर को रेफर किए, बिना अपने सीनियर को रेफर किए बड़े लोगों के पास जा रहा है, ठीक है। मैं फोकस इसलिए करवा रही हूँ तुम्हें लाइनों पे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। उन्हें सारे पार्टनर्स को वो किया, अप्रोच किया, सबको अपने सजेशन बताए, सबने ध्यान से सुने, कुछ लोगों ने अप्रूव कर दिए, कुछ लोगों ने डिसअप्रूव कर दिए। आपस में बात ही नहीं करी, कुछ लोगों ने अप्रूव कर दिए, कुछ लोगों ने डिसअप्रूव कर दिए। आपस में उन पार्टनर्स ने बात ही नहीं करी, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, दिस लेड टू एम्बिग्विटी इन द माइंड ऑफ मार्शल वेदर ही कैन बी इम्प्लीमेंट द आइडियाज और नॉट। और क्योंकि कुछ लोगों ने हाँ भरी, कुछ ने ना भरी, तो अब ये बंदा कंफ्यूज है कि भैया जो सजेशन मैं लेके आया था, क्या मुझे उसे लागू करना है कि नहीं करना, इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना। चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। इसके सारे क्वेश्चंस इसी पैराग्राफ पे बेस्ड होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इस लाइन में जहां लिखा हुआ था द एसोसिएट डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज सजेशन, कौन से वाला मैनेजमेंट प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? ध्यान ही नहीं दिया उसकी बात पे, वो बेचारा इनिशिएटिव लेके आया था। ऐसा नेचर का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई डोंट थिंक सो किसी भी बच्चे का ये आंसर गलत होगा। सेकेंड,
ये वाले लाइन में बताइए कौन सा वाला प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, बट ही कुड नॉट फाइंड माइक एट हिज डेजिग्नेटेड ऑफिस। अच्छा हाँ, ये वाली लाइन मैंने छोड़ दी थी। ये बेचारा एक इंसान के पास जा रहा था, लेकिन वो इंसान उसके केबिन में था ही नहीं, और वो इंसान यूजुअली अपने केबिन में मिलता ही नहीं था, कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं बैठता था कभी कहीं बैठता था, फैला रहता था, जहाँ पे उसका मन करता था वहीं पे बैठ जाता था, जिसकी वजह से जब इमरजेंसी में उसे अप्रोच करना होता था बहुत डिफिकल्ट हो जाता था लोगों के लिए। यहाँ पे कौन सा वाला प्रिंसिपल वायलेट हुआ है बताइए? कोई चीज या कोई इंसान अपनी सही जगह पे नहीं मिल पा रहे हैं, जहां पे उन्हें होना चाहिए वहां पे नहीं है, कोई एक फिक्स्ड जगह उन्होंने सेट नहीं करके रखी है। कौन सा वाला प्रिंसिपल है? ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। ऑर्डर में हम बोलते हैं ना कि हर एक इंसान और हर एक चीज की एक सिस्टमैटिक जगह होनी चाहिए और वो वहीं पे पाई जानी चाहिए। तो ऑर्डर यहाँ पे वायलेट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दो पार्टनर्स ने अप्रूव किया, दो पार्टनर्स ने डिसअप्रूव किया, रिजेक्ट किया, तो अब एम्बिग्विटी हो गई है। कौन से वाली चीज है? दो लोग अप्रूव कर रहे हैं, दो लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं। ये बेचारा कंफ्यूज है कि क्या करे, इंप्लीमेंट करे कि नहीं करे। कौन से वाले प्रिंसिपल के बारे में बात हुई है? ऑर्डर नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कोई लेना देना नहीं है, स्पिरिट द कॉर्प्स नहीं, आंसर विल बी यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि दो लोग कमांड दे रहे हैं गो अहेड विद द प्लान, दो लोग कमांड दे रहे हैं नहीं नहीं आगे मत बढ़ो, तो यहाँ पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी सुनूं या उसकी सुनूं। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने यही पढ़ा था ना, बस वही है आंसर। नेक्स्ट है, इस वाली लाइन में बताइए कौन से वाला प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? वो डायरेक्टली किसके पास पहुंच गया? बड़े लोगों के पास पहुंच गया, उसने अपने सीनियर को छोड़ ही दिया। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन नो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नो, स्पिरिट द कॉर्प्स नो, स्केलर चेन, उसने जो फॉर्मल कम्युनिकेशन लाइन ऑफ अथॉरिटी बनी होती है उसको फॉलो नहीं किया, तो स्केलर चेन का वायलेशन किया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कई बच्चे क्या होते हैं ना, पैराग्राफ बड़ा देख के डर जाते हैं और वो इतना पैनिक करते हैं इतना बड़ा पैराग्राफ देख के कि वो उसको ढंग से पढ़ते ही नहीं है। बट मैक्सिमम टाइम आई हैव सीन, जो ये पैराग्राफ्स बड़े बड़े दिए होते हैं ना, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा ही सिंपल होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है। देखो, पेपर में पैनिक नहीं करो, उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन पता है क्या होता है? घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, हर नेचर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो जब तुम पेपर में उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन देखोगे, यू विल बी लाइक यार ऐसा तो मैंने देखा था, इसको तो मैं कर लूंगा। तो वहां पे वो जो तुम्हारा वो पैनिक होना होता है ना, वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हो तुम, और काम डाउन होके हमेशा हम पेपर अच्छा करते हैं। मैंने लाइफ में जितने भी एग्जाम्स दिए ना, जो एग्जाम्स मैंने बिल्कुल रिलैक्स मोड पे दिए कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता इसका रिजल्ट कैसा है, उन रिजल्ट्स में मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स गेन करे हैं। जैसे पूरी CS मैंने ऐसे ही दी थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, मतलब आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर लाइक फन थिंग, और मेरे CS में हमेशा मार्क्स अच्छे आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुई। तो इसलिए काम डाउन होके काम चीज़ करना, पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए घर पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसी बात पे अब चलते हैं हम इसके 3 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड ऑर्डर एज प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इन्होंने क्या किया, 2 फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल्स को दे दिया और बोला चलिए इन पे एक्सप्लेनेशन दीजिए। जब आप इस नेचर के क्वेश्चंस को देखेंगे, इनको अटेम्प्ट करने का बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट से आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को पहले एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो हेडिंग में लिखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, उसको थोड़ा सा अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में आप डायग्राम के थ्रू अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि बहुत सारे लोग हैं, इनका एक बॉस बना दें, एक प्लान ऑफ एक्शन बना दें, यहाँ पे लिखना प्लान ऑफ एक्शन, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, तुम लोग पूरा पूरा लिखोगे, तो गोल अचीव करना थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अगर तुम ऐसा बना दोगे ना, एग्जामिनर तुम्हारी आगे की जो तुम्हारी लाइंस होंगी ना, जिनमें तुम्हारी टूटी फूटी इंग्लिश होगी, उसको थोड़ा सा मतलब फॉरगो कर देगा, छोड़ देगा। इस पे फोकस करेगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है। हर एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, चाहे फिर लिखने में वो अच्छे से नहीं भी लिख पाए तो भी उसको एक हद तक छोड़ सकता है वो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं 11th 12th में जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होती है, बट क्योंकि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम एग्जाम के लिए आपने ऑप्ट किया होगा, तो टूटी फूटी इंग्लिश भी चल जाएगी अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्प्ले कर देंगे कि भैया देखो डायग्राम बना दिया, ये कॉन्सेप्ट है, बस इसको हम अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं।
फिर लैंग्वेज ज़्यादा कोई पढ़ेगा भी नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ेगा, क्योंकि उसने यहीं पे देख लिया आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। तो ऐसे डायग्राम बनाना हमेशा बढ़िया होता है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो 3 लाइनों में कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता क्या है। सेम गोज फॉर ऑर्डर। ऑर्डर में क्या करोगे, इंसान बनाओगे, सामान बनाओगे, और सिस्टमैटिक प्लेस, केबिन्स, ऐसा लिख के फिर नीचे 2 लाइनें लिख दोगे कि हर इंसान और हर पर्टिकुलर सामान के लिए सही जगह होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से तुम अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अब आया इनिशिएटिव और एस्पिरिट दे कॉर्प्स। एस्पिरिट दे कॉर्प्स में तो टीम दिखा देना, ऐसे टीम बना देना, यूनिटी दिखाना। आई रिप्लेस्ड बाय वी, ऐसी जो लाइनें होती है ना जो हाईलाइट कर दो तुम, बढ़िया लगती हैं, मतलब इससे अलग इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले इंसान पे। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो। इनिशिएटिव में दिखा देना ये इंसान पूरे क्राउड में ऊपर खड़ा होके ऐसे अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भैया ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अच्छा, जब आई एम सेइंग कि डायग्राम्स बनाते ना, मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम वहाँ पे बीच पेपर में बैठ के अपनी पेंसिल को शार्प करे जा रहे हो, बढ़िया तरीके से ड्रॉ कर रहे हो, मुझसे बना रहे हो, सर पे बाल बना रहे हो। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। थियरी पेपर है, वैसे ही टाइम नहीं मिलता है पढ़ने में, केस स्टडी पढ़ने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो इस चीज़ को तुम्हें थोड़ा फास्ट मोड पे करना है। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना ये बनाते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड स्केलर चेन। अगेन 2 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, लेकिन इनके थ्रू मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल्स बहुत बार पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है। तो फ्योल भाई साहब के हर एक प्रिंसिपल जैसे आपने देखा हर एक प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा गया है, लिखने की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस बताइए। इसका एक्सप्लेनेशन चाहे तो आप ऐसे टेबल बना के भी दे सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो ऐसे डायग्राम बना के भी दे सकते हैं। टेबल ज़्यादा प्रेफर्ड होगा क्योंकि वहाँ पर कम स्पेस पे आप अपनी पूरी बात बोल सकते हैं। ठीक है, कम एफर्ट्स के साथ। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक नया नेचर का क्वेश्चन जो कि पिक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। समटाइम्स आपके सीबीएसई में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जहाँ पे आपको पिक्चर दी होती है और उसको देख के समझ के आपको अपना आंसर देना होता है क्वेश्चन का। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि इन 2 पिक्चर्स में 2 पिक्चर्स हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें कौन से वाला जो प्रिंसिपल है वो वायलेट किया गया है। ठीक है, यहाँ है बॉस, यहाँ है एग्जीक्यूटिव। बॉस बोल रहा है सेल्स टारगेट को 1 महीने के अंदर कंप्लीट करो, अदरवाइज मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, अदरवाइज तुम्हारी जॉब छूट जाएगी। तो बॉस अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है काम कर ढंग से, इसी महीने के अंदर काम पूरा कर वरना मैं तुझे निकाल दूंगा। ठीक है, और दूसरे में ये बोल रहा है सुपरवाइजर मतलब सॉरी ये एग्जीक्यूटिव होगा, एग्जीक्यूटिव बोल रहा है नहीं ये भी वो है, ओके दोनों सुपरवाइजर हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि हम दोनों सेम लेवल पे काम करते हैं, फिर तुम्हारी सैलरी मुझसे ज़्यादा क्यों है। ये बोल रहा है अरे मैं तो बॉस का फ्रेंड का बेटा हूँ ना, इसलिए मेरी सैलरी ज़्यादा है। ठीक है, तो इट्स लाइक 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक दूसरे को बोल रहा है कि यार तेरे को भी तो सेम नेचर का होमवर्क मिलना चाहिए, तो मेरी तो क्लास में। तो दूसरा बोल रहा है नहीं मैं तो टीचर की ना फ्रेंड का बेटा हूँ, इसलिए मुझे कम होमवर्क मिलता है। तुम दोनों स्टूडेंट्स हो लेकिन तुम्हारे साथ जाती हो रही है, तुम्हें ज़्यादा काम मिल रहा है, उसके साथ जाती नहीं हो रही है, उसको कम काम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो टीचर के फ्रेंड का बेटा है, वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। पहले के बारे में बात करते हैं। 1 महीने के अंदर अगर तुमने जॉब नहीं करी, मतलब पूरी कंप्लीट करी, टास्क कंप्लीट नहीं किया, तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। जॉब की कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है। कौन सा वो होगा? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल यहाँ पे डिस्कस किया गया है। दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं लेकिन सेम ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, मतलब इक्वल जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो इक्विटी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे वाले स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पिक्चर आएगी, उससे तुम्हें गेस करना होगा कौन सा वाला प्रिंसिपल इसमें लागू होता है और उसके बेसिस पे उन प्रिंसिपल को फिर तुम्हें एक्सप्लेन भी करना रहेगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे इन प्रिंसिपल्स को वायलेट करने के। ऑब्वियसली ऐसे में आप हमेशा नाखुश होकर काम करोगे कि भैया मैं तो कितना भी काम कर लूँ, ज़्यादा सैलरी तो इसको मिलती है, और ऐसे में आप हमेशा डर में काम करते रहोगे कि अगर मैं काम पूरा नहीं किया तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर प्रिंसिपल को डिस्कस करना है। ये 2 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, सिंपल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, तो आप आराम से लिख लेंगे।
देन है नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको वो टेक्निक का नाम देना है और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। किसकी टेक्निक है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिए थे? टेलर भाई साहब ने दिए थे। तो टेलर भाई साहब की टेक्निक से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बहुत बार बताया है टेलर भाई साहब के प्रिंसिपल से ज़्यादा टेक्निक्स पे क्वेश्चन आता है, तो इनकी प्रेपरेशन आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। इसको अटेम्प्ट करने का बहुत ही सिंपल वो तरीका है, 5 वो लिखे फीचर्स और फिर उसके बाद उनकी एक्सप्लेनेशन लिख दी। और मार्क्स कितने का है देख लेना। अगर ये 6 मार्क्स के लिए आया है तो हर एक्सप्लेनेशन आपकी ऑलमोस्ट 1 नंबर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, ना ही ज़्यादा लिखना ना ही कम लिखना। फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल्स को आपको डिस्कस करना है, 3 दिए हुए हैं। अगेन फ्योल भाई साहब के हैं, कर लेंगे आप लोग। फिर है अगेन फ्योल भाई साहब के 3 प्रिंसिपल्स, इनको एक्सप्लेन करना है, कर लेंगे आप लोग। फ्योल भाई साहब की इक्विटी और ऑर्डर को एग्जाम्पल की मदद से समझाएं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उन्होंने आपको बोल दिया एग्जाम्पल लिखना, तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये जितना भी लाइनें लिखी हुई है ना, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये फालतू की लाइन लिखी हुई है। इन शॉर्ट ये आपसे बस यही पूछना चाहते हैं टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है एज सच, ठीक है। वो जो लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है ना फ्योल वर्सेस टेलर, बस उसी की एक्सप्लेनेशन जो होगी वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। एंड दैट्स इट। इस चैप्टर में बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप ये सारे आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। जिस भी बच्चे को अच्छे मार्क्स चाहिए अपने 12th में, वो ये अच्छे से तैयारी करके जाएगा इन क्वेश्चंस की, ठीक है। बाकी अब मैं आपसे मिलूंगी आपके 3rd चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।